Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. In this video, we are going to revise the 12th chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Fashion Design and Merchandising. So this video is going to bilingual. तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको नोट्स दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। साथ ही साथ जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी हम पढ़ते जाएंगे, उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस की कि फैशन मर्चेंडाइजिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। Fashion design and merchandising will enable you to understand how the fashion business work. It includes all the processes involved with producing raw material, apparel and accessories and the retail stores that sell fashion merchandise to the public. तो फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फैशन बिजनेस वर्क कैसे करता है, कैसे फैशन बिजनेस काम करता है। और यहाँ पे जब आप चीज़ें समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कैसे हम रॉ मटेरियल से यार्न बनाते हैं, फिर हमारा पूरा अपैरल बनता है, कैसे एसेसरीज़ को हम यूज़ करते हैं अपैरल बनाते टाइम, रिटेल स्टोर्स कौन कौन से हैं, कैसे हम अपैरल को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फैशन मर्चेंडाइजिंग के कौन कौन से स्टेप हैं, कैसे मर्चेंडाइजिंग की जाती है, सारा चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फैशन मर्चेंडाइजिंग equipped to first respond to what, why and when a style become of fashion and then helps to determine its suitability for the particular retail operation and for what length of time। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग जब आप पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी स्टाइल कैसे फैशन बन जाता है, कब फैशन बनता है और क्यों फैशन बनता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आज फैशन में है तो वो क्यों है, क्या रीज़न है उसके फैशन में होने का, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें जानोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में कैसे काम किया जाता है, पूरा जो फैशन मार्केट है वो कैसे काम करता है, ठीक है। सो सिंपली पुट इट encompasses planning, buy and selling। तो सिंपली जो है हम पूरा यहाँ पे देखेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग में हम प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें हम खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, पूरा मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस कैसे चलता है, यही चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, इस चैप्टर को पढ़ने का सिग्निफिकेंस यही है कि हमें समझ में आएगा कि पूरा फैशन मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। तो हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है मैंने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद है फैशन टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी टर्म्स हैं फैशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फैशन की कि फैशन क्या होता है। इट इज़ अ स्टाइल और स्टाइल्स मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। एक टाइम पे जब भी कोई भी स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, इट इज़ एनी पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक इन अपैरल और एक्सेसरीज। ये क्या है, स्टाइल किसी भी अपैरल का, किसी भी एसेसरी का एक पर्टिकुलर लुक होता है जिसको हम स्टाइल बोल देते हैं। अ स्टाइल में कम एंड गो इन फैशन बट द स्पेसिफिक स्टाइल ऑलवेज रिमेन्स। देखो जो स्टाइल होता है ना वो आता जाता रहता है, लेकिन कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं ना जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फैड्स। फैड्स को हम शॉर्ट लिव्ड फैशंस भी बोलते हैं, मतलब ऐसा फैशन जो बहुत कम समय के लिए मार्केट में रहता है। इट कैन कम एंड गो इन अ सिंगल सीजन, फॉर एग्जाम्पल हॉट पैंट्स, बैगी पैंट्स एंड अनमैश्ड बटन्स। तो ये एक सिंगल सीजन में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, जैसे हॉट पैंट्स हो गए, हमेशा हम इनको नहीं पहन सकते, ठीक है। तो इनको हम फैड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है क्लासिक। Classic or special styles that never become completely obsolete but instead remain more or less accepted for an extended period। देखो क्लासिक क्या होते हैं, ये एक स्पेशल स्टाइल होती है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। मतलब हो सकता है इसकी डिमांड ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन डिमांड रहती ज़रूर है इसकी।
अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्लेजर, पोलो शर्ट्स, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे ब्लेजर जैकेट होती है ना, ये हमेशा फैशन में रहती है। हो सकता है कभी इसकी डिमांड ज़्यादा हो, कभी कम हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, तो इसको हम क्लासिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हिंदी में भी यहाँ पे मैंने लिखी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है वो है आउटलाइन द मेजर डेवलपमेंट्स इन फैशन। फैशन में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनको आपको बताना है, उनको आउटलाइन करना है। ठीक है, तो बात करते हैं फैशन डेवलपमेंट की। तो फैशन डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर ऑफ फैशन है ना, वो कौन है? फ्रांस है। फ्रांस से ही फैशन का स्टार्टिंग हुआ था। फ्रांस ही ऐसी जगह है जहाँ से फैशन स्टार्ट हुआ था। फ्रांसिस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगन इन अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी में ही फ्रांस का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया था फैशन इंडस्ट्री पे। इंटरनेशनल लेवल पे जो फैशन था उस पे फ्रांस का डोमिनेंस बहुत पहले से ही, अर्ली 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था। अंटिल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ओनली द वेल्दी कुड अफोर्ड फैशनेबल क्लोथ्स, बट बाय द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी किंग लुइस 14th court members became the trendsetters of taste, making Paris the fashion capital of Europe. लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आ गया ना, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का ये सीन था कि सिर्फ वेल्दी लोग ही, सिर्फ रिच पीपल ही फैशन को अफोर्ड कर सकते थे, फैशनेबल क्लोथ्स को अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि फैशनेबल क्लोथ्स बहुत महंगे थे उस टाइम पे, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, सिर्फ रिच लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, मिडिल क्लास सामने आया, तो क्या हुआ, फैशन धीरे धीरे लो कैटेगरी के लोगों तक भी पहुंचने लगा। मतलब जिनके पास थोड़े पैसे कम भी थे वो लोग भी फिर अब फैशनेबल क्लॉथ्स को यूज करने लगे। ठीक है, तो 18th सेंचुरी तक क्या था कि जो लुइस 16 के कोर्ट में मेंबर्स थे ना, वो लोग फैशन को बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो लोग फैशनेबल क्लोथ्स पहनते थे। और ये जो कोर्ट मेंबर्स थे ना, ये ट्रेंड सेटर बन गए थे पेरिस में फैशन के, जिसकी वजह से पेरिस क्या बन गई, यूरोप की फैशन कैपिटल बन गई। मतलब जो भी फैशन होता था वो सबसे पहले फ्रांस में से ही होके लोगों तक पहुंचता था। ठीक है, मतलब लुइस 14 के कोर्ट में जो लोग थे, जो मेंबर्स थे उनके दरबार में, वो लोग जिस फैशन को फॉलो करते थे, वो लोग जिस फैशन को अप्रिशिएट करते थे, लोग उसी को मानते थे। ठीक है, सारे लोग, सारा यूरोप उसी फैशन को फॉलो करता था। और इस टाइम पे जो कपड़े बनते थे ना, वो हैंडमेड हुआ करते थे, यानी कि वो कस्टमर की एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से हुआ करते थे, कोई दूसरा पर्सन उन कपड़ों को नहीं पहन सकता था। ठीक है, मतलब कपड़े जिसके लिए बनाए गए हैं वही सिर्फ उसको पहन सकता है। France became the center of fashion due to support from the royal court and the development of the silk industry there. देखो फ्रांस में जो फैशन का डेवलपमेंट हुआ था ना, वो इस वजह से हो पाया था क्योंकि वहाँ पे फैशन को रॉयल कोर्ट से सपोर्ट मिल रहा था। जो भी शाही दरबार में लोग थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको, फैशन को। और साथ ही साथ वहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही थी, इसी वजह से वहाँ पे फैशन ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा था और फ्रांस फैशन का सेंटर बन गया था। तो जो ड्रेस मेकिंग की आर्ट है ना, उसको क्या बोलते थे फ्रांस में, कॉटूर बोलते थे। अ मेल डिजाइनर वॉज अ कॉटियर एंड हिज फीमेल काउंटर पार्ट वॉज अ काउटियरे। तो जो मेल डिजाइनर था वो उसको क्या बोलते थे, काउटियर बोलते थे, और जो फीमेल डिजाइनर थी उसको क्या बोलते थे, काउटियरे बोलते थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम्स वर इन्वेंटेड। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो पावर लूम्स भी इन्वेंट होने लगे, स्पिनिंग जेनी भी इन्वेंट हुई। दिस गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये जो पावर लूम्स थे, स्पिनिंग जेनी थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूम मिला। ठीक है, रैपिडली इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न क्रिएटेड अ मिडिल क्लास।
अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुई, तो मिडिल क्लास भी क्रिएट हो गया, मिडिल क्लास भी सामने आया। पहले देखो मिडिल क्लास नहीं होता था। 18th सेंचुरी तक क्या था, सिर्फ दो ही क्लास होती थी। कौन कौन सी? एक हायर क्लास, एक लोअर क्लास। ठीक है, हायर क्लास में तुम्हारे राजा आ जाते थे, प्रिस्ट पादरी लोग आ जाते थे, और लोअर क्लास में तुम्हारे जो भी मजदूर कैटेगरी थी वो आ जाती थी। मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो मिडिल क्लास भी इमर्ज हुई। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ स्विंग मशीन टर्न द हैंडक्राफ्ट इनटू एन इंडस्ट्री। अब स्विंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, सिलाई करने वाली मशीन का इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से जो हैंडक्राफ्ट था वो एक इंडस्ट्री बन गया। और फिर 1859 में इजैक सिंगर ने पैर से चलने वाली स्विंग मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, और इसके बाद स्विंग करना इजी हो गया। एंड अर्ली यूज फॉर स्विंग मशीन वॉज टू मेक सिविल वॉर यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले स्विंग मशीन का यूज क्यों हुआ था? जो सिविल वॉर चल रही थी वहाँ पे जो सोल्जर्स थे ना, उनकी यूनिफॉर्म सिलने के लिए इसका सबसे पहले यूज हुआ था। In 1849, fabric intended for tents and wagon covers was used to make long-wearing pants with pockets for tools by a young boy, Levi Strauss. अब देखो 1849 में क्या था, जो फैब्रिक हुआ करता था जिससे टेंट बनाया जाता था, गाड़ियों के कवर बनाए जाते थे, वैगन के कवर बनाए जाते थे, उस फैब्रिक से क्या बनाया गया? पैंट बनाई गई। और पैंट में पॉकेट होती थी ताकि जो है उसमें टूल्स औजार रखे जा सके। और ये पैंट बनाई किसने थी? लेवी स्ट्रॉस ने बनाई थी। बाद में इसी पैंट को डेनिम्स बोला जाने लगा। ये जो पैंट थी ना बहुत फेमस हुई, ये जो कपड़ा था, जो फैब्रिक था, ये बहुत फेमस हुआ और डेनिम के नाम से जाना गया। ठीक है, पहले जो डेनिम का कपड़ा था वो क्यों यूज़ होता था? टेंट बनाने के लिए और वैगन कवर बनाने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, फिर जब इससे पैंट्स बनी तो पैंट्स कौन पहनते थे? मजदूर कैटेगरी के लोग पहनते थे, जिनको खूब हार्ड वर्क करना रहता था, वो लोग पहनते थे। क्यों? क्योंकि ये पैंट्स जल्दी फटती नहीं है। ठीक है, इसका कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से इसमें आराम से जेब में तुम टूल्स रख सकते हो, जेब भी नहीं फटेगी क्योंकि कपड़ा मोटा है। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली मेड फॉर लेबरर्स। तो सबसे पहले लेबरर्स के लिए इस क्लोथ से पैंट्स बनाए गए थे, कपड़े बनाए गए थे। ठीक है, बाद में ये बहुत फेमस हुआ, आज तो हर कोई डेनिम यूज करता ही है। वुमेन स्टार्टेड वेयरिंग सेपरेट स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस इन 1880s। 1880s में क्या था, इसमें वुमेन ने स्टार्ट किया सेपरेट स्कर्ट और ब्लाउज पहनना। पहले सेपरेट स्कर्ट और ब्लाउज नहीं होता था, मतलब स्कर्ट और टॉप सेपरेट नहीं होती थी, एक ही में होती थी, फ्रॉक टाइप का होता था। दिस वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ रेडी टू वेयर क्लोथ्स फॉर वुमेन। अब यहीं से औरतों के लिए रेडीमेड क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, रेडीमेड क्लॉथ्स औरतों के लिए नहीं बनते थे, उनके लिए वही होता था, हैंड से सिलाई होती थी और एकदम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े बनते थे। मतलब जिसको कपड़े चाहिए वो टेलर के पास जाए, अपनी मेजरमेंट दे, टेलर उसको बना के देगा। और ये चीज़ काफ़ी महंगी भी हो जाती थी, इसी वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कर्ट और जो ब्लाउजेस थे, जिनको हम टॉप भी बोल सकते हैं, वो सेपरेट हो गए। मतलब अब स्कर्ट ब्लाउज अलग अलग मिलने लगे थे और यहीं से रेडीमेड कपड़ों की स्टार्टिंग हो गई औरतों के लिए। बाय 19th सेंचुरी अफोर्डेबल फैशंस वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू फेयर्स एंड बाजार्स विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर अ वेराइटी ऑफ गुड्स रिटेल स्टोर्स ग्रो इन सिटीज। अब 19th सेंचुरी आते आते सभी के लिए अफोर्डेबल फैशन आ गया, सबको अवेलेबल हो गया अफोर्डेबल फैशन। मतलब हर कोई अब फैशन को अफोर्ड कर सकता था। मेलों में कपड़े मिलने लगे, बाजारों में कपड़े मिलने लगे, तरह तरह की वैरायटी की दुकानें खुलने लगी। ठीक है, हिंदी में भी ये चीज़ें दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको देख लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। फैशन साइकिल के जो स्टेजेस हैं
उनको आइडेंटिफाई करो और उनको एक्सप्लेन करो कि फैशन साइकिल क्या है, कौन कौन से उसके स्टेजेस हैं, कैसे उन स्टेजेस से होके फैशन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फैशन साइकिल क्या होता है? द वे इन विच फैशन चेंजेस इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ फैशन साइकिल और अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ स्पान ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट। तो फैशन साइकिल क्या होता है? वो पूरा लाइफ स्पान होता है, वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें फैशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 5 स्टेजेस होती हैं तुम्हारे फैशन साइकिल में। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑफ अ स्टाइल। सबसे पहले क्या होता है? कोई स्टाइल का इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोड्यूस कराया जाता है कोई स्टाइल, मार्केट में आता है कोई स्टाइल। Designers interpret their research and creative ideas into apparel and then offer the new styles to the public. तो डिज़ाइनर्स क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को, अपनी रिसर्च को कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं और पब्लिक के सामने उसको रखते हैं। तो इस तरह से स्टाइल इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। धीरे धीरे जैसे ही स्टाइल कोई आता है मार्केट में, धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, लोगों तक वो पहुंचने लगता है। ठीक है, एज द न्यू फैशन इज परचेज्ड, worn एंड सी बाय मैनी पीपल, इट मे बिगिन टू राइज इन पॉपुलैरिटी। जैसे ही नया फैशन आता है, लोग उसको यूज़ करते हैं, दूसरे लोग उसको देखते हैं, तो धीरे धीरे लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा जब यूज़ करने लगते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। थर्ड स्टेज है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। जब पॉपुलैरिटी एकदम पीक पे होती है, व्हेन अ फैशन is at the height of its popularity, it may be in such demand that many manufacturers copy it or produce adaptations of it at different price level. पीक ऑफ पॉपुलैरिटी क्या होती है? जब फैशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि इसकी डिमांड बढ़ने लगती है और अलग अलग मैन्युफैक्चरर उस फैशन को कॉपी करने लगते हैं। फिर क्या होता है? प्राइस घटने लगता है, लोग अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग प्राइस पे उस फैशन को बेचने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, कि फैशन एकदम पीक पे होता है, अपने एकदम अपनी चरम सीमा पे होता है। फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। अब धीरे धीरे क्या होता है? जो पॉपुलैरिटी है ना फैशन की, वो कम होने लगती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ मार्केट में आ जाती हैं उस फैशन की, इतने लोग उसको कॉपी करने लगते हैं, इतने मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो लोग भी उससे बोर हो जाते हैं एक ही फैशन को देखते देखते। फिर वो तलाशने लगते हैं, जो भी मतलब फैशन लवर है ना, वो दूसरी चीज़ें तलाशने लगते हैं, वो दूसरा फैशन ढूंढने लगते हैं, कोई अलग चीज़ ढूंढने लगते हैं, और यहीं से जो तुम्हारा फैशन है उसकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ है रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और ऑब्सोलेंस। अब धीरे धीरे वो जो स्टाइल था, जो अभी तक अभी अपनी पीक पे था, इतना पॉपुलर था, अचानक अचानक क्या, धीरे धीरे वो रिजेक्ट होने लगता है, लोग उसको छोड़ने लगते हैं, दूसरे फैशन की तरफ जाने लगते हैं। In the last phase of fashion cycle, some customers have already turned to new looks, thus beginning a new cycle. अब जैसे ही ये जो रिजेक्शन वाला फेज आता है, यहाँ तक आते आते कुछ कस्टमर्स जो कि फैशन लवर होते हैं, जिनको नए नए फैशन का शौक होता है, वो दूसरे स्टाइल्स पे पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये जो फैशन होता है वो ख़त्म होने लगता है, लोग इसको एकदम रिजेक्ट कर देते हैं और नया फैशन आ जाता है और नया फैशन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैशन मर्चेडाइजिंग? फैशन मर्चेडाइजिंग से, फैशन व्यापार से आप क्या समझते हो? और फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फैशन मर्चेडाइजर। फैशन व्यापारी का या फैशन मर्चेडाइजर का रोल बताओ, कि एक फैशन मर्चेडाइजर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैशन मर्चेडाइजिंग की। फैशन मर्चेडाइजिंग रिफर्स टू द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू हैव द राइट मर्चेडाइजिंग at the right time, at the right place, at the right price, and with the right sales promotion.
देखो फैशन मर्चेडाइजिंग में क्या आता है, जब भी कोई पर्सन व्यापार करने जाता है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो क्या देखता है कि वो एकदम ऐसे समय पे बिजनेस स्टार्ट करे जब उसको फायदा हो। ठीक है, ऐसी जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट करे जहां उसको फायदा हो। तो फैशन मर्चेडाइजिंग में भी सेम चीजें देखी जाती है कि सही चीज का मर्चेडाइजिंग हो, सही चीज को मर्चेडाइज किया जाए, सही समय पे किया जाए, जब उसकी ज़रूरत हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गर्मी के दिन में आप ठंडी के कपड़े बेचोगे तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, प्लेस भी ध्यान रखना है कि ऐसे प्लेस पे आप अपना कपड़ा बेचो, अपनी चीज़ें बेचो। कपड़ा ही बेचने के लिए नहीं, कोई भी चीज़ बेचने के लिए आप देखते हो कि जो भी प्लेस आपने चूज़ की है वो प्लेस सुटेबल है कि नहीं। प्राइस भी आपको ध्यान में रखना है। जिस भी कैटेगरी के लोगों के लिए आप अपना अपैरल रेडी कर रहे हो, अपना कपड़ा रेडी कर रहे हो, वो लोग उसको अफोर्ड कर पाए, ऐसा प्राइस आपको सेट करना है। और फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, और फिर राइट सेल्स प्रमोशन। देखो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कुछ बेच रहे हो, आप जब उसको प्रमोट करोगे तभी तो प्रमोशन पे भी आपको ध्यान देना है। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर प्लान्ड, वन कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो अगर ये सारी कंडीशन आप अच्छे से प्लान कर लो, सब कुछ एकदम अच्छे से सेट कर लो, जगह सेट कर लो, टाइम सेट कर लो, प्राइस सेट कर लो, सब कुछ अच्छे से कर लो, तो चांसेस हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं फैशन मर्चेडाइजर की कि फैशन मर्चेडाइजर क्या होता है। फैशन मर्चेडाइजर इज अ पर्सन हु फैसिलिटेट्स conversion of inspiration into design, uses technology to conceptualize and address the planning, production, promotion, and distribution of products in the fashion industry to meet the needs and demands of a consumer. फैशन मर्चेडाइजर वो पर्सन होता है जो कि इंस्पिरेशन को, जो दिमाग में उसके थॉट्स चल रहे हैं, उनको डिज़ाइन में कन्वर्ट करता है। अब डिज़ाइन में कन्वर्ट करते टाइम वो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है। ठीक है, प्लानिंग करता है, अच्छे से पूरा प्रोडक्शन करता है। जब एक बार उसका जो भी अपैरल है, जो भी उसका एसेसरी है, वो बन के रेडी हो जाती है, तो उसको वो प्रमोट करता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाता भी है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वो ये भी ध्यान रखता है कि जिन भी लोगों तक वो चीज़ों को पहुंचा रहा है, उन लोगों की डिमांड क्या है, मतलब डिमांड के हिसाब से ही तो सप्लाई करेगा ना वो, तो डिमांड को भी ध्यान में रखता है। तो फैशन मर्चेडाइजर का यही काम होता है कि पहले तो वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को डिज़ाइन में कन्वर्ट करता है, और फिर अच्छे से उसकी प्लानिंग करता है, उसको उसका प्रोडक्शन करता है, फिर उसको लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब रोल ऑफ द फैशन मर्चेडाइजर, फैशन मर्चेडाइजर का रोल क्या होता है। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले वो चीज़ें बनाएगा, तभी तो उसको मार्केट में लेके जाएगा। अ फैशन मर्चेडाइजर मेक्स सिग्निफिकेंट इनपुट ऑन द टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग। देखो सबसे पहले जो मर्चेडाइजर है ना, वो देखता है कि जो भी उसको कपड़ा बनाना है उसके लिए वो किस टाइप का फैब्रिक चाहता है। सबसे पहले वो फैब्रिक को चूज करता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड सोशियो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैब्रिक हेल्प्स चेंज अ डिज़ाइनर्स विजन इनटू रियलिटी। अब देखो जो भी फैशन डिज़ाइनर होते हैं ना, उनको फैब्रिक के बारे में पता होता है, उनको पता होता है कि वो फैब्रिक बना कैसे है, किस तरह के यान का, किस तरह के फाइबर्स का यूज़ किया गया है उस फैब्रिक को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें भी फैशन मर्चेडाइजर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो अपने डिज़ाइन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा। By applying the knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer's piece and finds the best way to manufacture the item, at the same time taking things like price and target market into consideration. तो जो अपन फैशन डिज़ाइनर होता है ना, वो अपना पूरा नॉलेज लगा लेता है, सब कुछ एकदम पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है कि कैसे उसको अपना कपड़ा रेडी करना है, कैसे उसको अपना अपैरल रेडी करना है। उसके बाद वो एक
कपड़ा उठाता है, कोई एक पीस उठाता है, उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है, उसको बनाता है, और बनाते टाइम, उसको डिज़ाइन करते टाइम वो उसके प्राइस को भी दिमाग में रखता है, साथ ही साथ अपने टारगेट मार्केट को भी दिमाग में रखता है। टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है कि उसको किस लोगों को उन चीज़ों को बेचना है। मतलब अगर बच्चों के कपड़े आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको पता है ना कि ये बच्चों के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपको हमेशा वो दिमाग में रखना है कि आप एक बच्चे के लिए बना रहे हो, तो उस तरह से आप प्राइस लगाओगे, उस तरह से उसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद है बाइंग। It becomes part of fashion merchandising when a merchandiser buys फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर। देखो, ऐसा नहीं है कि फैशन मर्चेडाइजर खाली मैन्युफैक्चरिंग करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ मर्चेडाइजर ऐसे होते हैं जो खाली बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। जैसे आप शॉप पे जाओगे, कपड़े की शॉप पे, तो वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो भी पर्सन वहाँ पे बेच रहा है कपड़ा, वो उस कपड़े को बना भी रहा है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है खाली वो बेच रहा हो, बनाने का काम कोई और कर रहा हो। तो यहाँ पे फैशन मर्चेडाइजर का काम बाइंग भी होता है। वो किसी और डिज़ाइनर से कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद उसको अपनी दुकान पे लगाते हैं, अपनी दुकान पे बेचते हैं, ठीक है। अ फैशन मर्चेडाइजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द टारगेट मार्केट फॉर द फैशन आइटम एंड ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स्ड इन फैशन ट्रेंड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग। तो जो फैशन मर्चेडाइजर है उसको अपनी टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें बेच रहा है, उसको कौन सी चीज़ें बेचनी है, ठीक है। उस हिसाब से उसको फैशन आइटम्स खरीदने चाहिए, और साथ ही साथ उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि कल को फैशन क्या होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही दिन सारी चीज़ें बेच पाओगे। आप जब भी दुकान में अगर एज अ मर्चेडाइजर आप सोचो, तो आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं होता ना कि दुकानदार एक ही दिन में सारा अपना कपड़ा बेच दे, सारा अपना सामान बेच दे। नहीं, वो कुछ समय तक रखता है। कभी कभी उसके कपड़े दुकान पे 1 महीने 2 महीने तक भी रह जाते हैं। तो उसको उसके अंदर फोरकास्टिंग वाली एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो समझ पाए कि कोई भी फैशन कितनी देर तक टिका रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा कपड़ा खरीद ले जो एकदम आउट ऑफ फैशन हो जाए अगले दिन, तो फिर तो उसका घाटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अपने अंदर फोरकास्टिंग वाली एबिलिटी भी लानी पड़ेगी। उसको समझना होगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कितने टाइम तक अभी चलेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है प्रमोटिंग। प्रमोटिंग का मतलब समझ रहे हो कि प्रमोट करना। In the event that a fashion merchandiser is working for the designer, promoting a designer's product to stores that may want to buy large quantities is a number one priority role. देखो, प्रमोशन में क्या होता है, जो फैशन मर्चेडाइजर होता है वो प्रमोट करने का काम भी करता है। वो हो सकता है किसी डिज़ाइनर के कपड़े को प्रमोट कर रहा हो। अब प्रमोशन वो कैसे करेगा, लोगों को उसके बारे में बताएगा, दुकान पे जाएगा, दुकानदार को बताएगा उसके बारे में कि देखो इस डिज़ाइनर ने ये कपड़ा बनाया है, इसकी ये क्वालिटी है। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, कपड़े को प्रमोट कर सकता है, ताकि दुकानदार उसको अपनी शॉप पे रखे। और जब वो दुकानदार उसको अपनी शॉप पे रखेगा तभी तो वो मार्केट में बिकेगा ना, क्योंकि डिज़ाइनर आके कपड़ा नहीं बेचता है, ठीक है। तो जो फैशन मर्चेडाइजर होता है उसको प्रमोशन करना भी आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे उसको चीज़ों को प्रमोट करना है, ठीक है। इसके बाद है सेलिंग। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेडाइजिंग इज सेलिंग। देखो, सेलिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। A fashion merchandiser who works with a designer is responsible for selling fashion items to store when which they sell to consumers. देखो, जो फैशन मर्चेडाइजर होता है, जो किसी डिज़ाइनर के लिए काम कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कपड़े को दुकान तक ले जाए, दुकान में बेचे, मतलब दुकानदार को बेचे, फिर दुकानदार उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो बेचना भी आना चाहिए, प्रमोट तो करेगा ही, प्रमोट करने के साथ साथ वो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देगा दुकानदार को कि दुकानदार उसको क्या करेगा, खरीद लेगा, ठीक है। तो बेचने वाली क्वालिटी भी फैशन मर्चेडाइजर के अंदर होनी चाहिए। Again, the merchandiser must have an idea about forecasting and market trends to give recommendations regarding production of the
आइटम। तो एक बार फिर से यही बात कही जा रही है कि फोरकास्टिंग का एबिलिटी होनी चाहिए मर्चेडाइजर के अंदर, तभी तो वो रिकमेंड कर पाएगा। अगर आप मान लो आप एक मर्चेडाइजर हो, आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो, उससे कह रहे हो कि आप ये डिज़ाइन खरीद लो, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको यही बोलोगे ना आप कि ये डिज़ाइन अभी चलेगा, अभी बहुत दिन तक ये मार्केट में रहेगा, या अभी इसका दाम और बढ़ेगा। ऐसे कह के आप उसको रिकमेंडेशंस दे सकते हो, जिससे वो दुकानदार आपका जो भी क्लोथ है, जो भी अपैरल है, उसको खरीद सकता है। ठीक है, तो ये वाली एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड कब तक चलेगा, एक अंदाज़ा लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस लेवल्स ऑफ मर्चेडाइजिंग। अब मर्चेडाइजिंग के वेरियस लेवल्स जो हैं, जो उसके स्तर हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। तो 3 लेवल होते हैं मर्चेडाइजिंग के। पहला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेडाइजिंग, सेकंड है बाइंग एजेंसी मर्चेडाइजिंग, एंड थर्ड वन इज एक्सपोर्ट हाउस मर्चेडाइजिंग। तो तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेडाइजिंग। It is a business that moves the fashion world from designer showroom to retail sales floor and into the hands of consumer। यहाँ पे जो मर्चेडाइजिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें डिज़ाइनर के पास से कपड़ा लाया जाता है, उसको दुकान पे रखा जाता है और उसको कंज्यूमर को बेच दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर कंज्यूमर हो तो आप सीधे कहाँ जाते हो? दुकान पे जाते हो, वहाँ जाके कपड़ा खरीदते हो। ठीक है, इट इज़ अचीव्ड बाय द इंटरनल प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सिर्फ हम दुकान की बात कर रहे हैं कि हम दुकान पे जाते हैं, सीधे वहाँ से कपड़ा खरीदते हैं। तो वहाँ पे जो दुकानदार बैठे रहते हैं, वो जो मर्चेडाइजिंग कर रहे हैं, वो हम रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेडाइजिंग बोलते हैं। It ensures that adequate amount of merchandise are on hand and sold at prices that the consumer are willing to pay to ensure a profitable operation। तो यहाँ पे ये व्यवस्था की जाती है कि जो भी व्यापार हो वो कस्टमर को ध्यान में रखकर हो, कि कस्टमर उस प्राइस को पे आसानी से कर पाए, उसको लगे कि उसको कोई घाटा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप दुकान पे खरीदने जाते हो कोई चीज़, तो अगर वो कपड़ा अफोर्डेबल रहेगा आपके लिए, तभी तो आप उसको खरीदोगे। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सारी चीज़ें होती है, दुकानदार ही सारे प्राइस सेट करता है और वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसके कस्टमर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, now, the second one is buying agency merchandising. It provides services for goods buying consultancy. Selling through buying agencies is profitable for exporters as it helps in significant cost and time saving। देखो होता क्या है कि ये जो बाइंग एजेंसी मर्चेडाइजिंग होती है ना, ये हेल्प करती है कस्टमर की भी और मर्चेंट की भी, दोनों के बीच में ये एक लिंक का काम करती है। जैसे मान लो आप एक कस्टमर हो, आपको कोई सामान खरीदना है जो आपके आसपास मिल नहीं रहा है, तो आप बहुत दूर दूर तक नहीं जा पाओगे उन सामान को खरीदने के लिए। तो वहाँ पे ये जो बाइंग एजेंसी है वो आपकी हेल्प करेगी। और यहीं पे मान लो कोई मर्चेंट है जिसने कोई सामान बनाया, कोई प्रोड्यूसर है जिसने कोई सामान बनाया, अब वो जा के दुकान पे सामान को नहीं बेचेगा। इससे बेटर है कि वो कहाँ पे चला जाए, बाइंग एजेंसी के पास चला जाए। तो बाइंग एजेंसी क्या करती है, वो सबसे पहले कस्टमर के डिमांड को देखती है कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड को देखेगी। अभी जो बाइंग एजेंसी बीच में है, ये प्रोड्यूसर्स को ढूंढेगी कि कौन से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से वो सामान को इकट्ठा करेगी बाई एजेंसी। इससे क्या होगा, कस्टमर का भी टाइम बचेगा और जो प्रोड्यूसर है उसका भी टाइम बचेगा। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे इन लोगों की डील हो जाएगी, कस्टमर को भी अफोर्डेबल प्राइस पे सामान मिल जाएगा और जो प्रोड्यूसर है वो भी फायदे में अपने सामान को बेच देगा। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बाइंग एजेंट इज टू आइडेंटिफाई वेंडर्स, नेगोशिएट कॉस्ट, check in process quality and perform pre-shipment quality inspection. They keep a regular control over quality during production process। ये जो बाइंग एजेंट है ना,
अब देखो इसको दो काम करने हैं, इसको कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है और इसको प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये क्या करता है, ये पहले तो वेंडर्स को आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से वेंडर्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर कॉस्ट को नेगोशिएट करता है ताकि कस्टमर को भी नुकसान ना हो और प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो। फिर ये प्रोसेस क्वालिटी को भी चेक करता है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं उसकी क्वालिटी ख़राब तो नहीं ना हो रही है, कस्टमर जैसी क्वालिटी चाह रहा है वैसी क्वालिटी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें बाइंग एजेंट देखता है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो शिपमेंट, जो प्री शिपमेंट क्वालिटी होता है ना, उसको भी देखता है। प्री शिपमेंट क्वालिटी यानी कि जब तक कि सामान पैक होके कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक वो सारे प्रोसेस को ध्यान में रखता है। कौन? बाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये हर चीज़ पे कंट्रोल करता है। हर कंट्रोल करता क्या है, एक तरह से वो नज़र बनाए रखता है हर चीज़ पे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जिसकी वजह से कस्टमर या प्रोड्यूसर किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाइंग एजेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, ये कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों में लिंक बनाए रखती हैं। ठीक है, और टाइम दोनों का बचाती हैं, कस्टमर का भी टाइम बचता है और प्रोड्यूसर का भी टाइम बचता है। इसके बाद थर्ड है export house merchandising. To understand this, it is best to understand the role of a merchandiser in an export house. There are two types of merchandisers in an export house. देखो, export house merchandising को समझने के लिए आपको मर्चेडाइजर के वर्क को समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट हाउस में जो मर्चेडाइजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखो, दो टाइप के मर्चेडाइजर्स होते हैं एक्सपोर्ट हाउस में। पहला तो होता है बायर मर्चेडाइजर, दूसरा होता है प्रोडक्शन मर्चेडाइजर। मतलब कंज्यूमर का भी एक मर्चेडाइजर होता है और इधर से जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसका भी एक मर्चेडाइजर होता है। और ये जो दोनों मर्चेडाइजर होते हैं ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में बात नहीं करते, इन दोनों के ही मर्चेडाइजर क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायर मर्चेडाइजर की कि ये क्या होता है। द बायर मर्चेडाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बायर एंड द मैन्युफैक्चरर। ये जो बायर मर्चेडाइजर होता है ये क्या करता है, ये लिंक बनाता है किसके बीच में, कस्टमर के बीच में और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के बीच में। ठीक है, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में लिंक कौन बनाता है, हमारा बायर मर्चेडाइजर, जो कि अभी हम सेकेंड वाला पढ़ चुके थे। ठीक है, जो बाइंग एजेंट होता है वही ये है। ठीक है, ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। ये बायर मर्चेडाइजर है, इसीलिए ये बायर पे ज़्यादा फोकस करता है, कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करता है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सारा सामान मिले। ठीक है, सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग, सैम्पलिंग एंड कम्युनिकेशन विद द बायर। तो ये क्या करते हैं, ये बायर को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनको सैम्पल प्रोवाइड कराते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं कि वो समझ पाएँ कि आखिर बायर चाहता क्या है, आखिर जो कस्टमर है उसको कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा सामान चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो क्या होता है। उसके बाद है प्रोडक्शन मर्चेडाइजर। अब ये क्या होता है, द प्रोडक्शन मर्चेंट ऑन द अदर हैंड आर अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट। अब देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा बायर मर्चेडाइजर था ये क्या कर रहा था, ये कंज्यूमर के बीच में और मर्चेंट के बीच में लिंक बना रहा था। अब ये जो प्रोडक्शन मर्चेडाइजर है ये क्या करेगा, ये बायर मर्चेंट के बीच में, यानी कि ये जो यहाँ पे बायर मर्चेंट है इसके बीच में और प्रोडक्शन के बीच में एक लिंक बनाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर के बीच में या मर्चेंट के बीच में एक लिंक बनाएगा। समझ आए बात, कि ये जो हमारा प्रोडक्शन मर्चेडाइजर क्या होता है, ये प्रोडक्शन और बायर मर्चेंट के बीच में लिंक बनाता है। ठीक, देखो इसको तुम ऐसे समझो कि यहाँ पे मान लो हो गया तुम्हारा कस्टमर, यहाँ पे हो गया तुम्हारा बायर मर्चेडाइजर, यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन मर्चेडाइजर और लास्ट में तुम्हारा हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये जो
प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होता है, ये क्या करता है, ये बायर मर्चेंडाइजर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक का काम करता है, एक लिंक बनाता है, ठीक है, ताकि पता चले कि बायर मर्चेंडाइजर को कैसी चीज़ें चाहिए। फिर बाद में ये जो बायर मर्चेंडाइजर है ये कंज्यूमर को जाके चीज़ें बेचेगा, इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर क्या होता है, ये बायर मर्चेंडाइजर और प्रोड्यूसर में लिंक बनाता है, ठीक है। ये समझता है कि बायर मर्चेंडाइजर को कैसी चीज़ें चाहिए और उस हिसाब से ये जाके प्रोड्यूसर को बताता है और उनके बीच में, दोनों के बीच में लिंक बनाता है, ठीक। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शन गोज अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। तो यहाँ पे ये भी ये चीज़ इंश्योर करता है कि बायर को कोई नुकसान ना हो, जैसा बायर की रिक्वायरमेंट है उसको वो चीज़ मिले, और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर है, जो मर्चेंडाइजर है, जो मर्चेंट है, उसको नुकसान ना हो, ठीक है। समझ आई बात। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस में दो टाइप के मर्चेंडाइजर होते हैं, एक तो बायर मर्चेंडाइजर होता है, एक हमारा प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होता है, ठीक है। बायर मर्चेंडाइजर क्या करता है, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक बनाता है, और जो हमारा प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होता है ये क्या करता है, ये बायर मर्चेंडाइजर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में दी गई है। देखो, सबसे पहला है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां, दूसरा है तुम्हारा क्रय एजेंसी व्यापार, स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा है तुम्हारा निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटरप्रेट कंज्यूमर डिमांड वन शुड अंडरस्टैंड टारगेट मार्केट एंड कस्टमर मोटिवेशन। देखो, कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर की डिमांड को समझने के लिए आपको टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा और आपको कस्टमर की मोटिवेशन को भी समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर को मोटिवेट करती है कि वो सामान को खरीदे। तो अगर आप एक अच्छे व्यापारी हो, अच्छे मर्चेंडाइजर हो, तो आपको टारगेट मार्केट का भी पता होना चाहिए, आपको कस्टमर की मोटिवेशन का भी पता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, इसको समझाइए कि, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।